अभी कंसंट्रेशन हमारा टाइम डिपॉजिट के ऊपर है, डिपॉजिट हमारे लिए है, लेकिन माय डिपॉजिट विद बैंक इज लायबिलिटी फॉर द बैंक। इस कारण से हमने टीएल का नाम दिया है टाइम लायबिलिटी। टाइम लायबिलिटी में पहला क्या है, तो पहला है एफडी। एफडी को आज के बाद आप एफडी के नाम से नहीं जानेंगे जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है, और उसको जिस नाम से जानेंगे वो मैंने आपके बोर्ड पे लिख दिया है, दैट इज टीडीआर। टीडीआर का फुल फॉर्म होता है टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि एफडी को एज ए स्टूडेंट आज के बाद आपको नहीं जानना है। एज ए स्टूडेंट आपको एफडी को जिस नाम से जानना है वो है टीडीआर, फुल फॉर्म मैंने आपके बोर्ड पे लिखे हैं, टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट। और उसका जो दूसरा भाई है वो है आरडी, दैट इज रिकरिंग डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट ये कहता है कि आप मेरे पास, है ना, क्या करो, तो वन टाइम पेमेंट करो। वन टाइम, एक ही बार 50,000 आप क्या करो तो मेरे पास डाल दो, एक ही बार 10 लाख रुपए आप मेरे पास डाल दो। तो वन टाइम पेमेंट का फैसिलिटी यहाँ पे पास है। यहाँ पे ये वन टाइम नहीं है, ये मंथली भी हो सकता है, या फिर क्वार्टरली, या फिर हाफ ईयरली भी हो सकता है। आपको एक फिक्स इंटरवल के बाद उसमें पैसा देना है। हरे आपने अगर ऑप्ट कर लिया कि क्वार्टरली, तो 3-3 महीने के बाद पैसा देना है। आपने अगर मंथली कर लिया तो हर एक महीने देना है, हाफ ईयरली कर लिया तो हर एक 6 मंथ के बाद देना है। तो ये पहली क्या है, तो डिफरेंस है टीडीआर और आरडी में। वन टाइम एफडी में होगा, और मल्टीपल मतलब आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम वो आपके आरडी में होगा। एफडी जो मिनिमम अमाउंट के लिए हम कर सकते हैं कैन नॉट बी लेस देन 1,000 रुपीज। 1,000 से कम का आप एफडी नहीं कर सकते हैं, 100 रुपए से कम का आप आरडी नहीं कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एफडी जो आप करेंगे तो मिनिमम कितने डेज के लिए हम करेंगे। एफडी मिनिमम जितने दिनों के लिए होता है, बैंक पीओ और क्लर्क में कम से कम 25 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एफडी मिनिमम कितने डेज के लिए होगा। तो एफडी कैन नॉट बी लेस देन 7 डेज, आरडी कैन नॉट बी लेस देन 6 मंथ। क्या लिखा है मैंने, तो सुनिए आप क्या लिखा है मैंने। मैं आज बैंक में गया, मैंने बैंक वाले को बोला कि मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, इसका आप एफडी कर दीजिए। तो बैंक वाले ने एफडी कर दिया। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। बैंक वाले ने एफडी कर दिया। कल तो ठीक था, परसों भी ठीक था, मैंने बोला था 1 साल के लिए करो, 1 साल के बाद मैं देखूंगा क्या करना है इस पैसे का। कल भी ठीक था, परसों भी ठीक था। 3 दिनों के बाद मेरे घर में अचानक से एक एक्सीडेंट हो गया और मुझे अचानक से उस पैसे की जरूरत पड़ गई। क्या बैंक मुझे मेरा 1 लाख रुपया देगी? या नहीं? नहीं। देखो आंसर तो देगी। देगी वो सर, कुछ कट करके अमाउंट देगी। देखो आंसर तो 2 ही हो सकता है, चाहे तो देगी चाहे तो नहीं देगी। नहीं देगी। आधे लोग बोलते हैं देगी, आधे बोलते हैं नहीं देगी। देगी वो, बट एक्चुअली पूरा अमाउंट नहीं देगी वो, कुछ पेनाल्टी रहेगा, लेकिन कट जाएगा। ओके सुने, क्या लिखा है मैंने 7 दिन, तो उसको आप जान लें। अगर 7 दिन से पहले मैं एफडी ब्रेक करता हूं, बैंक मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करेगी। समझ में आया? मैंने 5वें दिन एफडी ब्रेक किया, बैंक मुझे जो मैंने पैसा रखा था वो पूरा पैसा देगी, 1 लाख रुपए देगी, देयर इज नो पेनल्टी। बट 5 दिन का इंटरेस्ट मुझे मिलना चाहिए था ना, वो क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि इस कारण से नहीं मिल रहा है कि बैंक पहले ही बोलती है कि मिनिमम हम 7 दिन के लिए डिपॉजिट लेंगे। आप आज डाल रहे हो, परसों निकाल रहे हो, तो ऐसा धंधा में नहीं करना है। फिर आप सेविंग बैंक में ही पैसा रखो। तो मिनिमम अगर 8वें दिन हमने एफडी तोड़ा तो 8 दिन का इंटरेस्ट हमें मिलेगा 1 लाख पे। लेकिन अब मैंने 7वें दिन तोड़ लिया, इंटरेस्ट नहीं पेबल होगा। समझ में आया क्या बोला मैंने? अरे आले का समझ में? यस सर। यस। आरडी में क्या होगा? अब 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए का हमने आरडी किया है। मैंने कहा कि मेरी सैलरी आती है 10,000 रुपए, हर एक महीने 500-500 रुपए बचा लो एसआईपी की तरह। तो अगर मैंने 500-500 रुपए बचाया है तो 6 महीना से पहले मैं अगर तोड़ूंगा तो बैंक मुझे इंटरेस्ट पे नहीं करेगी। 6 महीने के बाद तोड़ूंगा तो मुझे बैंक इंटरेस्ट पे करेगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ मिनिमम टर्म डेज।
whereas the maximum days, है ना, कि कितने मैक्सिमम डेज के लिए हम कर सकते हैं, तो मैक्सिमम डेज इज 10 years, और यहां भी मैक्सिमम डेज इज 10 years। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? किसी का एफडी है बैंक में? किसी का एफडी है बैंक में? 10 साल का खोल सकते हैं एक साथ में। क्या हो गया? 10 साल का खोल सकते हैं एक साथ, 10 साल के बिल्कुल लिए। खोल सकते हैं, बिल्कुल खोल सकते हैं। ओके सर। किसका एफडी है बैंक में? 5,000। सर मेरा। कितने लाख का एफडी है? सर 5 लाख। 5 लाख? अरे तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो भाई? 5 लाख का एफडी है, क्या बात? सुनो, 5 लाख का एफडी है, कौन से बैंक में? बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा। द टैगलाइन वाज इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। 5 लाख की एफडी है, 5 लाख पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? सपोज 6% मिल रहा है आज के डेट में। आपका नाम क्या है साहब? रोहित। रोहित। तो रोहित, मेरे को ये बताओ कि 5 लाख पे एक साल में इंटरेस्ट आपने कितना कमाया? सर 6% के हिसाब से। हाँ, कैलकुलेट अब इतना कैलकुलेट करना पड़ेगा? अरे बैंक वाले को इतना 30,000 कैलकुलेट करना? अरे 6 को 5 से मल्टीप्लाई करो ना, काम खत्म हो गया। सर वही कितना इंटरेस्ट कमाया आपने? 30,000। 30,000 रुपीज। आपको कोई टैक्स देना पड़ेगा क्या? आंसर इज नो। कोई भी टैक्स पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यही अमाउंट बढ़ के 7 लाख हो जाए, क्योंकि आप नेक्स्ट साल आप रिन्यूअल करोगे तो 5,30,000 हो जाएगा, ये अगले साल आप करोगे तो 5,30,000 प्लस 30 प्लस 5 कुछ और। तो अगर मेरा 7 लाख का एफडी है तो मैं इंटरेस्ट कितना कमा रहा हूं एक साल में? 42,000। 42,000। क्या मुझे कोई टैक्स देना पड़ेगा? नो सर। Yes, answer is yes. This is the important question for FD. If interest accrued in a year, in a financial year, more than 40,000 rupees, you are supposed to pay a tax called TDS at the rate 10%. क्या बोलता हूं? फिर से सुने, मैं बोलता हूं अगर एक साल में इंटरेस्ट हम 40,000 रुपए से ज्यादा कमाएंगे, बैंक मुझे अगर 40,000 रुपए से ज्यादा इंटरेस्ट पे करेगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑटोमेटिक मेरे एफडी से एक टैक्स डिडक्ट कर लेगी। उस आपको पता भी नहीं चलेगा जब तक कि आप एफडी का स्टेटमेंट नहीं लीजिएगा। उस टैक्स का नाम है टीडीएस और उसकी परसेंटेज है 10%। कहने का मतलब ये कि अगर मैं 7 लाख का एफडी करता और मैं 42,000 रुपए इंटरेस्ट अर्न करता तो 40,000 से कितना ज्यादा हो गया ये? 2। अरे 40,000 लिमिट थी, 40,000 से कितना ज्यादा मुझे मिला? 2,000। 2,000 रुपए मुझे ज्यादा मिल गया 40,000 से। तो 40,000 से 2,000 ज्यादा मिला तो 2,000 का 10% इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा। मतलब कितना टैक्स देना पड़ेगा मुझे? 200 रुपए। 200 रुपए। समझ में आया? यस सर। यस, एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सर अभी कोई भी क्वेश्चन मत पूछिए जब तक मैं खत्म नहीं करता हूं इस एफडी और आरडी को। पहले सुनते रहो, अपने क्वेश्चन अपने पास रखो, जब मैं ये बताना बंद करूंगा क्वेश्चन पूछने की शुरुआत करना। समझ में आया? टीडीएस की लिमिट आज के रेट में 40,000 रुपए है। अगर ये 40,000 क्रॉस होता है, मतलब किसी कस्टमर को बैंक 50,000 किसी अमाउंट का उसको क्या किया तो इंटरेस्ट दिया, तो 50,000 इज 10,000 इज मोर देन द लिमिट। तो 10,000 का 10% मतलब 1,000 रुपए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑटोमेटिक आपके एफडी से उठा लेगी। टू सेव दिस टीडीएस, फिर से बोलता हूं, अगर गवर्नमेंट पैसा लेती है तो उसको बचाने के तरीके भी देती है। टू सेव दिस टीडीएस, आप स्टूडेंट हैं, कोई हाउसवाइफ है,
किसी ने अपना जमीन बेचा है, तो वो तो सैलराइड नहीं है, वो तो पैसा आ नहीं रहा है। तो सेव दिस टीडीएस, बैंक में आपको 2 फॉर्म मिलते हैं। एक फॉर्म का नाम है फॉर्म 15G और दूसरे फॉर्म का नाम है फॉर्म 15H। ये फॉर्म 15G उनके लिए है जिनका एज 60 साल से ऊपर है, और ये फॉर्म 15H उनके लिए है जो सीनियर सिटीजन में बिलोंग करते हैं। वो अगर ये फॉर्म फिल करके बैंक में डिपॉजिट कर दें तो उनके ऊपर टीडीएस नहीं लगेगा। लेकिन ये फॉर्म कौन फिल कर सकता है? एक तो 60 साल से ऊपर का व्यक्ति फिल कर सकता है क्योंकि वो रिटायर हो गया है, तो वो फिल कर सकता है। दूसरा, कोई स्टूडेंट है, कोई हाउसवाइफ है, उनके अकाउंट में कहीं से पैसे आए हैं, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को बेचा है, तो वो फॉर्म फिल कर सकता है। लेकिन मैं सैलराइड कस्टमर हूं, मुझे गवर्नमेंट पे कर रही है, मैं उसी को क्या करता हूं, डिपॉजिट कर रहा हूं, उस पर भी मैं इंटरेस्ट कमा रहा हूं, तो मैं फॉर्म 15H फॉर्म 15G में फिल नहीं कर सकता हूं। लेकिन मैंने अपने वाइफ के नाम से 20 लाख का एफडी कर दिया, तो उसको मैंने एक डोनेशन दिया, चैरिटी दिया, तो उसके नाम से मैं फॉर्म 15G फिल कर सकता हूं अगर उसके नाम से एफडी है तो। लेकिन मेरी सैलरी ऑलरेडी है जो मुझे गवर्नमेंट ही देती है, उसी सैलरी को फिर से मैं डाल के फिर से गवर्नमेंट से मैं पैसा अर्न कर रहा हूं, तो ये काम मैं नहीं कर सकता हूं। ये काम एज ए स्टूडेंट आप कर सकते हैं, ये काम एज ए वाइफ कोई लेडी कर सकती है, ये काम कोई सीनियर सिटीजन जो रिटायर हो गया वो कर सकता है। तो दीज 2 फॉर्म्स आर अवेलेबल इन बैंक, Form 15G and Form 15H. Form 15G is for those customer whose age are below 60 years and Form 15H is for those customer जिनका एज 60 साल से ऊपर है। समझ में आ रहा है? यस सर। क्या बोल रहा हूँ? यस सर। हाँ, अभी मेरे से क्वेश्चन पूछो। अभी बाबा का प्रवचन खत्म हो गया, अभी मेरे से क्वेश्चन पूछो। सर ये जो 5 लाख का 6% है वो 30,000 है, तो वो ये ईयर में 30,000 है, नेक्स्ट ईयर में वो 30 + 30 60,000 हो जाएगा, तो बिल्कुल। फिर क्या तो क्वेश्चन क्या है वो उसमें बताओ? टीडीएस कटेगा फिर? कैसे कटेगा मैडम? अभी 5 लाख रुपए है, 5 लाख पे 30,000 उसने कमा लिया, तो 5,30,000 हो गया ना। अगले साल इसको 5,30,000 पे 6% मिलेगा, तो ये लिमिट तो 40,000 से कम ही हो रही है अभी भी आपकी। सर उनको जब लग गया तक कि जब तक ये 7 लाख नहीं पहुंचेगा आपका प्रिंसिपल, देखो 5 लाख ये प्रिंसिपल आज के ईयर में था, अगले साल प्रिंसिपल 5,30,000 हो जाएगा, अगले साल वो प्रिंसिपल 5,65,000 या 5,67,000 हो जाएगा, क्योंकि इस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा ना। वो इंटरेस्ट 30,000 नहीं होगा, 32-33,000 हो सकता है। तो जब तक ये प्रिंसिपल आपके 7 लाख के अराउंड नहीं पहुंचता है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? यस सर। तब तक आपको टीडीएस नहीं लगेगा, क्योंकि 5,30,000 का आप निकालो 6% कितना होता है, 40,000 होगा ही नहीं। 6 लाख का भी यार निकालो, मान लीजिए ये बढ़ के 6 लाख हो जाता है, तो 6 लाख पे 6% मिलता है, इसका मतलब हमको कितना इंटरेस्ट अर्न हुआ? 36,000 हुए। तो 36,000 तो अभी भी 4,000 लिमिट कम है ना, यस तो नहीं लगेगा। समझा सर। यस। और क्वेश्चन पूछो, फटाफट पूछो, जितने भी क्वेश्चन है सब पूछो। सर वो टीडीएस का बेनिफिट का क्या बोला? फिर से बोलो मैडम। वो टीडीएस में जो बेनिफिट मिलता है, मतलब हाउस वाइफ और स्टूडेंट। किसका माइक चालू है? माइक बंद करो, किसका माइक चालू है? 1 मिनट मैंने होल्ड करना। हाँ बोलो, फिर से क्वेश्चन पूछो जरा। टीडीएस में जिनका टीडीएस में लिमिट का बोला ना आपने, तो हाउस वाइफ और स्टूडेंट होंगे, उनकी लिमिट नहीं है क्या? मतलब मैडम आपके घर में टीवी चल रहा है क्या? नहीं, हाँ सर वो आवाज आ रही है थोड़ी। इधर आओ, दूसरे रूम में बैठो ना। सर एक ही रूम है। अच्छा अच्छा, फिर से पूछो, तो जोर से बोलो फिर। सर वो टीडीएस में जो आपने हाउस वाइफ का और वो बोला ना कि हाउस वाइफ और स्टूडेंट होंगे, उनका क्या है मतलब? ओके, अभी बताओ मैडम, हाउस वाइफ क्या सैलराइड होती हैं? नहीं होती हैं। क्या स्टूडेंट के पास सैलरी आती है? नहीं आती है। गवर्नमेंट ये कहती है कि हम आपको जो पेमेंट करते हैं
उसी पेमेंट पे फिर से आप इंटरेस्ट अर्न करने के लिए ऑथराइज नहीं है। सपोज मैं बैंक में काम करता हूं और मेरे को सैलरी किसने देती, कौन देता है? हाँ गवर्नमेंट देती है ना। मैं फिर से गवर्नमेंट के द्वारा दिए पैसे को ही एफडी डाल के और फिर से गवर्नमेंट को बोलता हूं मुझे इंटरेस्ट पे कर दीजिए, मैं डबल डबल में गवर्नमेंट को चुना लगा रहा हूं, तो मेरे लिए होगा क्या? नहीं होगा। क्लियर? हाँ सर। लेकिन हाउस वाइफ है तो उसको तो गवर्नमेंट पैसा देती नहीं है, उसको तो कहीं गए तो उसको पैसा आया या उसके हस्बैंड ने पैसा दिया, तो उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो वो फिर अपना टैक्स बचा सकती हैं। कैसे बचा सकती हैं? ये फॉर्म अगर फाइनेंशियल ईयर में फिल करना है, ऐसा नहीं कि एफडी कर दिया, एक फिल कर दिया और सो गए घर, पैसा नहीं। हर एक फाइनेंशियल ईयर में जाके आपको ये फॉर्म भरना है, फॉर्म 15G, अगर हाउसवाइफ या स्टूडेंट या फिर कोई भी ऐसा फॉर्म 15H भरना है। इस दोनों में सिर्फ एक डिक्लेरेशन होता है, वो डिक्लेरेशन ये है कि ये जो पैसा मेरे द्वारा जमा किया हुआ है ये डायरेक्ट मेरे को गवर्नमेंट द्वारा दिया हुआ नहीं है। दिस इज ए डिक्लेरेशन फॉर्म इन फॉर्म GNH। सर बोर्ड देखने दीजिए ना। हाँ, अभी क्वेश्चन कुछ नहीं है, किसी के पास कोई क्वेश्चन है? चलो, क्वेश्चन नहीं है तो इन चीजों को आप लिखें। इतने चीज हमने लिख दिया तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया हूं कि मैंने लिखा क्या है। लिखे टीएल को दो पार्ट में तोड़िए, TDR और RD। TDR का फुल फॉर्म लिखिए, टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट। FD आज के बाद आप नहीं बोलिएगा, एज ए स्टूडेंट, एज ए कस्टमर आप बोल सकते हैं कि मुझे FD करना है, लेकिन बैंक में आप जाइएगा तो आपको TDR नाम सीखना पड़ेगा, टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट। टाइप क्या है? वन टाइम पेमेंट है। ये क्या है? तो मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली ये सिस्टम है पेमेंट का। मिनिमम 1000, मिनिमम 100, मिनिमम डेज 7। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एफडी मिनिमम कितने दिन के लिए कर सकते हैं? 7 दिन। मैक्सिमम कितने दिन के लिए कर सकते हैं? तो मैक्सिमम इन बोथ एफडी एंड आरडी इज फॉर 10 इयर्स। सिर्फ लास्ट के लाइन में जो मैं नरेशन लिखाऊंगा टीडीएस में वो आपको लिखना है, तब तक ये लिखिए। लास्ट का लाइन मैं आपको वर्बली लिखाता हूं कि टीडीएस क्या है। आज तो मैंने सोचा था कि सारा अकाउंट पढ़ा दूंगा, ये तो अकाउंट में थोड़ा सा दिलचस्पी लोगों की ज्यादा है। सर बैंकिंग में सबसे मेन इम्पोर्टेंट वही पे ध्यान देना पड़ता है ना। ऐसा है क्या? अकाउंट ही ध्यान देना पड़ता है? नहीं, बैंक में सबसे इम्पोर्टेंट ज्यादा आई गेस। हाँ सर बोलो। सबसे ज्यादा अकाउंट्स पे ही ध्यान देना पड़ता है ना। ओके, ये भी बताऊंगा किसी सर दिन। टीडीएस अमाउंट आरडी को नहीं है? TDS is applicable both on FD and RD। टाइम डिपॉजिट जैसे ही आएगा, टाइम डिपॉजिट जैसे ही आएगा TDS बाबा आ जाएंगे, और TDS बाबा जैसे ही आएंगे तो गवर्नमेंट का एक फिक्स पैरामीटर है 40,000, वो FD हो चाहे RD हो। TDS एप्लीकेबल बोथ में लिखिए, TDS एप्लीकेबल, TDR यस, RD यस। पूछो। सर दोनों में 40,000 लिमिट लेते ना टीडीएस में? TDS अपने आप में 40,000 का है, तो उसका अकाउंट से कोई मतलब नहीं है कि FD है कि RD है ना? तो दोनों की लिमिट क्या होगी? सेम होगी। लास्ट का एक पॉइंट ऐड कीजिए और जो मैं लिखा रहा हूं उसको लिखिए, स्टार मार के एक पॉइंट लिखिए। TDS इज एप्लीकेबल, स्टार मार के एक पॉइंट लिखिए जो मैं लिखा रहा हूं। TDS इज एप्लीकेबल, TDS is applicable on time deposit account. TDS is applicable on time deposit account. That is, bracket में लिखिए, that is FD and RD. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए,
Income tax department deduct TDS at 10%. Income tax department deduct TDS at 10%. Next point लिखिए. TDS is only applicable. TDS is only applicable on time deposit accounts. TDS is only applicable on time deposit accounts where interest accrued, account where interest accrued more than 40,000. TDS is applicable only on those time deposit accounts where interest accrued is more than 40,000 in financial year. Financial year की बात कर रहा हूं, अप्रैल से मार्च, in financial year. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, डबल स्टार बना के लिखें. इफ पैन कार्ड इज नॉट अवेलेबल, इफ पैन कार्ड जो NSDL आपको देती है, परमानेंट अकाउंट नंबर, उसका फुल फॉर्म है पैन कार्ड का. इफ पैन कार्ड इज नॉट अवेलेबल इन टाइम डिपॉजिट अकाउंट, इफ पैन कार्ड इज नॉट अवेलेबल इन टाइम डिपॉजिट अकाउंट, TDS will be 20%. Sir, what? If PAN card is not available in time deposit account, TDS will be 20%. मतलब आपसे अगर पूछा जाए कि if a customer don't have PAN card in FD account, पेनल्टी कितने का है, कितना परसेंट लगाइएगा पेनल्टी? 20%. हाँ, 10% पेनल्टी लगेगा सर. अरे नकोरे भवा, 10% पेनल्टी लगेगा सर. 10% पेनल्टी है सर. बट व्हाई जागो ग्राहक जागो सर? व्हाई अरे 10% तो TDS ही है सर. लेकिन 20% पेनल्टी, लाइक अगर किसी का मिनिमम ईयर माइनर रहेगा 16 लोग के नाम पे, तो कितने साल का पैन कार्ड मिलता है वो बताओ मेरे को. किसने बोला तुमको? बाद ही मिलता है ना? नहीं, अभी मिलता है. If a person having age more than 1 year, he is eligible to have PAN card. समझे? आधार कार्ड कितने साल के बच्चे का बनता है बताओ? सर वही 1 ईयर. हाँ? 5 years. 5 ईयर. क्या हुआ? सर लिटिल कंफ्यूजन हो गया सर. आई गेस मुझे लगता था 18 प्लस होने के बाद ही पैन कार्ड एप्लीकेबल कर. नहीं है ना. माइनर पैन कार्ड अवेलेबल है. माइनर पैन कार्ड और मेजर पैन कार्ड में सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि अगर 18 प्लस आपका पैन कार्ड है तो आपके पैन के ऊपर आपका फोटो आएगा. अगर माइनर पैन कार्ड है, अगर पैन कार्ड का बनाने वाले का एज बिलो 18 ईयर्स है, तो उनके पैन कार्ड पे एवरीथिंग विल बी रिमेन सेम एक्सेप्ट फोटोग्राफ. क्लियर? ओके सर. यस. सर तो आफ्टर 18 अपडेट करवाएंगे पैन कार्ड को? यस, आफ्टर 18 आपको पैन को अपडेट करवाना है ना. नहीं तो क्या होता है, पैन कार्ड राम कुमार के नाम से आएगा और वहां पर लिखा रहता है माइनर. किसी बच्चे का पैन कार्ड देखना जिसका एज बिलो 18 होगा, उसके पैन कार्ड पर स्पष्ट लिखा रहेगा माइनर और फोटो नहीं रहेगा. तो ये चीजें आपको आफ्टर 18 अपडेट करनी पड़ेगी. NSDL में फॉर्म आता है, पैन अपडेशन फॉर्म, उसमें आपको एक कोई जेरॉक्स लेके भेजना है, ऑटोमेटिक आपका सब चीज आ जाएगा, एवरीथिंग. है कि नहीं? आधार कार्ड का क्या है सर? मिनिमम कितनी एज है? सेम मैडम. आधार कार्ड तो हम 2 साल के बच्चे का ही बना सकते हैं. There is no age bar on Aadhaar and PAN.
अंतर सिर्फ ये है कि पैन कार्ड बनाने के लिए आपको कोई एक डॉक्यूमेंट भेजना पड़ता है। इसका से लोग पहले आधार बनवाते हैं, फिर पैन के लिए अप्लाई करते हैं। डायरेक्ट पैन नहीं बनेगा, है ना। तो देयर इज नो एज लिमिट फॉर आधार एंड पैन, है ना। प्लीज नोट। सर आधार में माइनर का फोटो रहता है ना पर? यस, आधार में फोटो रहेगा, बिल्कुल रहेगा, और उसमें माइनर लिखा हुआ भी नहीं रहता है। अभी मैं क्या पढ़ाऊं वो बताओ, पहले मैं आधार पैन पढ़ाऊं या पहले मैं अकाउंट पढ़ाऊं? सर अकाउंट्स पढ़ा था सर, थोड़ा सा मिनिमम ये था, इसके लिए क्लियर आउट कर। अच्छा, अभी आपने लिखा क्या? टीडीएस इज एप्लीकेबल। और मैंने अभी ये क्वेश्चन पूछा, मैंने जब क्वेश्चन तोड़ के पूछा तो देखिए कैसे कंफ्यूज कर गए। मैंने पूछा कि पैन नहीं है तो पेनल्टी कितनी % है? 10%। पैन नहीं है तो पेनल्टी 10% है, लेकिन टीडीएस कितना लगेगा? 10%। 20%। 20% टीडीएस लगेगा। क्लियर, समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, फॉर्म 15G and H आर अवेलेबल। सर वॉइस चला गया सर। वॉइस चला गया? हाँ नहीं अभी सर, आ रहा है। आ रहा है। Okay, Form 15G and H are available. Form 15G and H are available to save TDS. Form 15G and H are available to save TDS. Form वहीं पे ब्रैकेट में लिखिए, Form 15G is for below 60 years of age group. Form 15G is for below 60 years of age group. 15H is for senior citizen group. Form 15H is for senior citizen group. H is for senior citizen group. नेक्स्ट पॉइंट लिखें, इन ईच फिनेंशियल ईयर एक मिनट नहीं हटाओ क्या? नहीं, वो हटा, आप फास्ट बोल रहे थे इसलिए बोली स्लो बोल लो। ओके ओके, यस सर। क्या बोल रहा था मैं, बताओ। सीनियर सिटीजन अबव 60 years 15G and 15H। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, इन ईच फिनेंशियल ईयर स्लैश in each financial year slash। सर नेक्स्ट है क्या? हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, in each financial year slash after each renewal, in each financial year slash after each renewal। अभी सुने क्या बोल रहा हूं मैं? सर वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रहा है? नहीं सर, आपकी वॉइस आ रही है, मे बी उनका कुछ इशू है सर। अभी आपकी ईच का बोलो लास्ट। फिर से एक बार बोलो जरा, मेरे पास भी ब्रेक हो गया आ रहा है। बोलो बोलो। इन ईच फाइनेंशियल ईयर के बाद आपने क्या बोला था? इन ईच फाइनेंशियल ईयर स्लैश आफ्टर ईच रिन्यूअल। ओके, यस सर। हाँ, अभी बाकी को आवाज आ रही है ना? यस सर। हाँ सर। अभी मैंने क्या बोला है, इसको सुनिए। आज की तारीख कितनी है? 22 नवंबर। आज है 22 ना? 22/11/2020। आज हमने क्या किया है, तो एफडी बनाया है। तो आज हमने क्या किया, तो इसका फॉर्म 15G फिल कर दिया। ये कब तक चलेगा? ये जो फॉर्म 15G मैंने फिल किया है, ये कब तक चलेगा? 1 साल सर। 1 साल नहीं चलता है बाबा। 1 अप्रैल। फर्स्ट अप्रैल। फिनेंशियल ईयर की बात करता हूं हमेशा। 31 ये चलेगा कब तक? 31/3/2021 तक चलेगा। ठीक है,
आपको फिर से अप्रैल मंथ में किसी भी डेट को, सपोज 5/4/2021 को मैंने क्या कर दिया, मैंने फॉर्म 15G फिर से भर दिए, लेकिन ये रिन्यूअल कब हो जाएगा, तो ये रिन्यूअल हो जाएगा 22/11/2021 को रिन्यूअल हो जाएगा। इसका मतलब सुनिए, इसका मतलब ये है कि मुझे एक तो अप्रैल मंथ में क्या करना पड़ेगा, तो देना पड़ेगा 15G, और दूसरा इसके रिन्यू होने के बाद भी मुझे क्या फॉर्म 15G देना पड़ेगा। गलती यहीं पे होती है, लोग एक ही बार फॉर्म भर के देते हैं, उनको लगता है कि 1 साल के लिए उनका काम खत्म हो गया। ऐसा होता नहीं है। अगर मैं अप्रैल मंथ में बनाया होता तो ये काम होता, मई मंथ में बना लो तो ये काम होगा, लेकिन दिसंबर मंथ में बनाऊंगा तो ये काम होने वाला नहीं है, टीडीएस लग जाएगा। समझ में आया क्या बोला? सर वापिस इसका आंसर स्पष्ट मैं आपको लिखा रहा हूं। क्या लिखा है? इन ईच फिनेंशियल ईयर स्लैश आफ्टर ईच रिन्यूअल फॉर्म 15G और H हैज टू बी सबमिटेड। लिखे वहां पे ईच फिनेंशियल ईयर स्लैश आफ्टर ईच रिन्यूअल फॉर्म 15G और H इज टू बी सबमिटेड। गलती लोगों से ही होती है, क्योंकि आधा अधूरा तो पढ़ लिया, लेकिन एक्चुअल उन्होंने देखा नहीं कि कब लगता है कब नहीं लगता है। रिन्यूअल होगा तो भी देना है, फाइनेंशियल ईयर है तो भी देना है। सर एफडी फॉर्म का एक बार वापिस से बताइए ना। लाइक अगर मैंने 5 अप्रैल 2021 को फॉर्म भरा, हेलो हेलो बोलो बोलो। सर अगर मैंने 5 अप्रैल को फॉर्म भरा रिन्यूअल का, और मेरा डेट आज का है 22 नवंबर का, तो मुझे 22 नवंबर 2021 को वापस फॉर्म फिल करना पड़ेगा। यस, यही तो लॉजिक है। सर वो डेट्स का ही नहीं समझा, इसलिए वही वापस बता दो भैया। डेट पे मत जाओ, सिर्फ आप मंथ पे जाओ। बेसिकली आप समझोगे तो आपसे मान लिया हमने अगर सितंबर मंथ में किया है, तो अप्रैल से लेकर सितंबर तक के लिए एक बार आपको रिन्यूअल, एक बार आपको फॉर्म 15G देना पड़ेगा। फिर आपका रिन्यूअल हो गया सितंबर में, तो सपोज सितंबर में आपने दिया या अक्टूबर में दिया तो भी आपको चलेगा। मतलब उस मंथ में आपको एक बार फॉर्म 15G देना है आफ्टर ईच रिन्यूअल। लेकिन आपने अप्रैल मंथ में ही बनाया था, तो अप्रैल से लेकर मार्च तक के लिए एक ही फॉर्म 15G चल जाता, क्योंकि आपने एक फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाया था। लेकिन बनाया आपने दिसंबर के लिए, तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक चलेगा, फिर वो खत्म हो जाएगा। रिन्यूअल हो गया, इसका मतलब नया हो गया वो, तो फिर से नया हो गया, तो फिर से अप्रैल तक के डालिए, मार्च तक के लिए डालो, फिर से अप्रैल से लेकर दिसंबर तक के लिए डालो। नहीं समझ में आया? समझ गया सर। जबरदस्ती का समझ गए कि एक्चुअल में समझ गए? नहीं सर, समझ गए कि लाइक अभी आज अगर फॉर्म भरा तो नेक्स्ट ईयर में वापस अप्रैल में भी भरना पड़ेगा और नवंबर में भी भरना पड़ेगा। करेक्ट। हाँ बोलो, और किसी के पास कोई कंफ्यूजन? अगर एक समझ में आया क्या? के लिए भरा तो मार्च। क्या हो गया? कौन पूछ रहा है? बोलो बोलो, कोई पूछ रहे थे कुछ, बोलिए ना। हाँ नो क्वेश्चन। अगर मैंने, हेलो सर, बोलो बोलो सिद्धेश। मतलब मैंने अप्रैल में एक फाइनेंशियल ईयर के लिए भरा, अप्रैल टू मार्च, तो एक फॉर्म चलता है कि वापस दिसंबर में भरना है। सिद्धेश आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही थी। हाँ बोलो सिद्धेश। ठीक है सर, अगर ओके, तो ये है आपके एक ही फाइनेंशियल ईयर के लिए, मतलब अप्रैल के लिए एक ही फॉर्म भरा तो नहीं चलता, मतलब दिसंबर में भरना ही पड़ता है। बिल्कुल भरना पड़ेगा, मैंने स्पष्ट नोट में लिखा दिया है। इन ईच फाइनेंशियल ईयर स्लैश आफ्टर ईच रिन्यूअल
you need to submit form 15G or whichever is applicable. अगर सीनियर सिटीजन है तो H और बिलो 60 है तो G आपको देना पड़ेगा। ओके सर, ठीक है। अगर TDS एप्लीकेबल है तो 4 लाख का किया तो TDS लगेगा ही नहीं, देने की जरूरत नहीं है। अगर TDS एप्लीकेबल है तो सतर्क हो जाए, नॉन सैलराइड है जाके फॉर्म फिल कर दीजिए। क्यों 2000, 5000, 10,000 जो भी टैक्स लग रहा है देने का, नहीं देने का। तो टैक्स बचाने के बहुत सारे उपाय हैं जिसकी बात संभवतः हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इनकम टैक्स के क्लॉज 80C के साथ कि पीपीएफ में हम कैसे टैक्स बचा सकते हैं या सुकन्या समृद्धि अकाउंट में हम कैसे टैक्स बचा सकते हैं। ये सारे अकाउंट की बात हम संभवतः नेक्स्ट क्लास करने वाले हैं। आज हमने 4 अकाउंट देखे हैं, सेविंग, करंट एंड एफडी एंड आरडी। एफडी को हमने दूसरे रूप में ये बताया कि आज के बाद आप एज ए स्टूडेंट एफडी को टीडीआर के नाम से जानेंगे, फुल फॉर्म ऑफ टीडीआर, टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट। पैन कार्ड इज कंपल्सरी ऑन एफडी एंड आरडी। अगर पैन कार्ड नहीं है तो 10% एडिशनल पेनल्टी लगेगी। कहने का मतलब ये है कि टीडीएस, जिसका फुल फॉर्म संभवतः आप लोगों में से किसी ने ना पूछा और ना मैंने बताया, द फुल फॉर्म इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। लिखें फुल फॉर्म, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस। पूछो कितने भी क्वेश्चन जेहर में सर हो। पता था टीडीएस का फुल फॉर्म। अरे वाह, क्या बात है मैडम, अगले बार पूछूंगा मुझे नहीं देखना पता तुम था। भूल जाओगी। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। चलिए, तो यहाँ पे हमने चार अकाउंट को समझा है। संभवतः हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मिलेंगे तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट की हम बात करेंगे, जिसमें 2 अकाउंट को बेसिकली हम तोड़ के देखने वाले हैं। एक पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड एंड एसएसए सुकन्या समृद्धि अकाउंट, और वहीं पे हम एनआरआई कस्टमर के लिए 3 अकाउंट को तोड़ के देखने वाले हैं। एनआरई नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल, एनआरओ नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी एंड एफसीएनआरबी फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक अकाउंट। तो ये सारे बैंक अकाउंट की बात नेक्स्ट क्लास में होगी। आज चूंकि ऐसे अकाउंट की बातें हमने की हैं जो आपसे जुड़ा हुआ था, इस कारण से आपके मन में क्वेश्चन ज्यादा था, इस कारण से टाइम भी ज्यादा लगा है। समझता नेक्स्ट क्लास में चूंकि वो आपसे जुड़ा हुआ अकाउंट ही नहीं है, आपने खोला ही नहीं है, इस कारण से ज्यादा सवाल आपके पास होगा ही नहीं। फिर जो मैं बोलूंगा आप आसानी से समझ जाओगे और चुपचाप लिख लोगे। यहीं पे आज से क्लास को हम खत्म करते हैं। खत्म करने से पहले आपके मन में अगर 1-2 क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, पूछिए बिंदास। सर एक डाउट था। 2 पूछो, 1 क्यों? सर वो एफडी के लिए 2 इयर्स में भी भर सकते हैं ना? एफडी 2 साल के लिए एफडी 2 साल के लिए भी रख सकते हैं ना? अभी मैंने क्या बताया एफडी का? अभी मैंने एफडी का बताया कि मिनिमम 7 दिन है, मैक्सिमम 10 साल है। आप 7 दिन से ज्यादा, आपको 1 साल रखना है 1 साल रखिए, 2 साल रखना है 2 साल रखिए, 5 साल रखना है 5 साल रखिए। $4.75 देंगे तो आपको जो इंटरेस्ट चूज करना है जिस ड्यूरेशन का, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इस पैसे का जरूरत 5 साल तक नहीं पड़ेगा और 5 साल के लिए मेरा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो मैं उसको ऑप्ट करूंगा। सर जो इंटरेस्ट चार्ज होता है, पहली बार जब इंटरेस्ट चार्ज होता है तो क्या हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर चार्ज होता है? नेक्स्ट टाइम जब हमारा इंटरेस्ट चार्ज होता है तो जो हमारा मतलब इंटरेस्ट मिला है जितना अमाउंट प्लस प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा होता है कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बिकम योर प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट ईयर। तो बैंक में जो भी चलता है वो कंपाउंड में चलता है। आज अगर 5 लाख मेरा प्रिंसिपल है, उस 5 लाख पे 50,000 मुझे इंटरेस्ट हो गया तो नेक्स्ट ईयर के लिए 550 इज माय प्रिंसिपल। किसका ये चल रहा है यार? नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो गया तो 550 इज माय प्रिंसिपल। अब उस 550 पे मुझे 60,000 इंटरेस्ट मिल गया तो फॉर नेक्स्ट ईयर क्या हो गया कि
lakh 10,000 इज माय प्रिंसिपल, है तो ऐसा चलता है कंपाउंड में। ओके यस सर। यस, और किसी के पास कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं? ओके, तो यहीं पे हम क्लास को ड्रॉप करते हैं और आपसे गुड नाइट करते हैं। नेक्स्ट संडे हम मिलेंगे, इससे आगे की बात करेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट सर।